वेलकम टू साइंस फेड एजुकेशन। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊं, तो आज मैं इस चैप्टर को लेकर आ गया हूं। और आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर एक तरह से मॉडरेट टाइप का चैप्टर है और इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन फिक्स है कि मेंस और एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको देखो इस चैप्टर में बेसिकली 3 या 4 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाया जाता है। सबसे पहले जो आपको पढ़ना होता है इस चैप्टर में, दैट इज अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा विद नस्ट इक्वेशन, देन आपको कहाँ पर आना होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और उसके बाद आप जा सकते हो कहाँ पर, बैटरी के टाइप्स में, कि प्राइमरी बैटरी क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, कोरोजन्स क्या होता है, इस पर आपको फोकस करना होता है। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक है जो जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसे अगर आप पढ़ लिए देन ये चैप्टर ओवर हो जाता है। तो ये इसका मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि सिलेबस है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो बता दूंगा, उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली किसके साथ डिस्कस करता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा ये मेनली किस पर बात करेगा, ये बात करना चाहता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर। और यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इस जगह में केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। और इसका वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं, इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट को भी हम यूज कर सकते हैं कि केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होना या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में होना। इस तरह के सिस्टम को हम कहाँ स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो डिवाइस यूज किया जा रहा है उसका भी कुछ नाम है। अभी तो मैं जस्ट इसे क्या बता रहा हूँ, दिस इज द सेल। ये एक तरह का सेल यूज किया जाता है जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। अब देखो इस सेल में 2 टाइप है। पहले आपको ये समझना है कि इनके टाइप्स का रोल क्या है और किस तरह से ये बनता है। तो देखो यहाँ पर पहला जो टाइप हो जाता है दैट इज गैल्वेनिक सेल। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। और इसे हम लोग एक और नाम से बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जबकि दूसरा हमारे पास एक और टाइप का सेल होगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब सवाल ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो गैल्वेनिक सेल जिसे हम वोल्टेक सेल भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, इनमें होता क्या है, इनमें जो भी केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और खासकर जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। क्योंकि रेडॉक्स में क्या होता है कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीसीज में मूव करता है, दैट मीन्स एक लॉस करता है एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन तो दूसरा क्या करेगा, उसे गेन करेगा। और इस वजह से वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो सकता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, केमिकल एनर्जी दैट मीन्स जो केमिकल रिएक्शन होता है रेडॉक्स के केस में, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के केस में उस केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरह से यूज करते हैं फॉर केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है स्पॉन्टेनियसली, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैं पूरे डिफरेंस में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर एक तरह से क्या होता है कि ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर क्योंकि मैं एनर्जी देकर क्या कराता हूँ, केमिकल रिएक्शन कराता हूँ, इसीलिए ये जो सेल होता है ना ये नॉन स्पॉन्टेनियस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस
के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड होगा। सो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर मैं इसके लिए मैं बात करूं तो डेल्टा जी इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करता है। जबकि मैं इसके लिए बात करूं तो यहाँ डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं एक दे रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में तो मैं बात करूंगा ही, इसके रिस्पेक्ट में भी बाद में बात करूंगा, क्लियर पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बताऊंगा। अभी बस बेसिक चीज बता दे रहा हूं कि यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और जैसे कि अगर आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड से आपको सोडियम सॉलिड को डिपॉजिट कराना है और क्लोरीन गैस बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है। आपको बैटरी का हेल्प लेना होता है, सेल डिवाइस का हेल्प लेना होता है, और उसके हेल्प से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सोडियम सॉलिड एंड Cl2 गैस, ये हमारा ये बन सकता है किससे, सोडियम क्लोराइड से। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करोगे, आप लॉन्ग टाइम तक रख दो, यहाँ से आप कभी भी सोडियम सॉलिड और Cl2 गैस नहीं बना सकते। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट से क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है अंडर हाई हीटिंग कंडीशन, ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में भी ये नहीं होता। ये कब होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होगा, उस कंडीशन में इस तरह का प्रोसेस पॉसिबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब रह गया यहाँ पर क्या कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, उस चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आते हैं, यहाँ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का डिवाइस बना हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसे समझाने में। देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर हम लोग दो हाफ सेल यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द हाफ सेल, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लो कि एक हमारे पास बीकर है, और इस बीकर में मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड को यहाँ पर उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में डिप कर दिया। ऑलराइट, सिमिलरली यहाँ पर मैं एक दूसरा इलेक्ट्रोड लूंगा, दैट इज द कॉपर इलेक्ट्रोड, और मैं उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में ही डिप कर दूंगा। ये हो सकता है कि यहाँ पर इसका कुछ कंसेंट्रेशन हो, ये एक्स मोलर हो, और ये हो सकता है कि इसका कंसेंट्रेशन हो वाई मोलर हो। ये इस तरह का इसका कंसेंट्रेशन होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है, उसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, कॉपर वायर से इसे कनेक्ट कर दूंगा, एंड इन बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स हमें एक वोल्ट मीटर यहाँ पर रख लेना है फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर भी यूज करेंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ को वोल्ट मीटर यूज करने के बाद हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका भी रीजन मैं बताऊंगा। यहाँ पर कंप्लीट सर्किट करने के लिए हमें एक इन्वर्ट यू ट्यूब भी हमें यूज करना होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पर रिएक्शन होता कैसे है, और सॉल्ट ब्रिज का यूज किस तरह से किया जाता है, और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर में क्या फिल किया जाता है, इन सभी कॉन्सेप्ट पर आऊँगा। पहले ये समझना है कि इनमें जो इसका जो इलेक्ट्रोड है और इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इनमें पोटेंशियल एक तरह से डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम इसे कनेक्ट करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और यहाँ पर कुछ रिएक्शन प्रोसीड करता है। यहाँ पर देखा गया है कि टाइम के साथ यहाँ पर क्या होता है, इसका थिकनेस डिक्रीज करने लगता है, जबकि इसका थिकनेस जो होता है, इसका थिकनेस इंक्रीज करने लगता है। तो इस पॉइंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्या देखा गया बच्चे, यहाँ पर थिकनेस डिक्रीज कर रहा था, और यहाँ पर थिकनेस क्या कर रहा था, ये इंक्रीज कर रहा था। बट याद रखना, ये सारा टर्म मैं कब का बात कर रहा हूँ, जब सॉल्ट ब्रिज मैंने यूज करा है तब। और यहाँ पर वोल्ट मीटर में एक तरह से डिफ्लेक्शन भी शो हो रहा था। अब डिफ्लेक्शन शो होने का वजह क्या था, तो यहाँ पर करंट का फ्लो होना, यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इस सेंटर से इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा था।
अब यहाँ पर है क्या वो चीज समझो। एक्चुअल में जो लेफ्ट साइड में जो है, ये जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है, यहाँ जो रिएक्शन चल रहा था वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रहा था। और याद रखना, अगर किसी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलेगा तो उस हाफ सेल के इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एनोड। इसे हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। सो यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है? जिंक सॉलिड, और ये जिंक सॉलिड किसमें ब्रेक करेगा? Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करता है। यहाँ से अगर ये रिलीज करेगा तो नो डाउट यहाँ पर टाइम के साथ क्या होगा? Zn2+ का कंसेंट्रेशन, Zn2+ का कंसेंट्रेशन मैं बोल सकता हूँ कि टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। और सिमिलरली अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हुए इस इलेक्ट्रोड के पास जाता है और इस इलेक्ट्रोड के होते हुए ये सॉल्यूशन के पास पहुंचेगा, तो सॉल्यूशन में क्या मौजूद है? सॉल्यूशन में कॉपर 2+ मौजूद है, क्योंकि ये तो सॉल्ट है हमारे पास। यहाँ पर क्या मौजूद था? यहाँ पर Zn2+ मौजूद था। तो इस जगह में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा वो चीज़ समझो। यहाँ पर जो कैथोडिक रिएक्शन होता है, यहाँ पर Cu2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पर कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, इसी रिएक्शन की वजह से यहाँ पर थिकनेस डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जिंक जो सॉलिड था वो कहाँ पर ब्रेक कर रहा है? वो Zn2+ में, वो एक्वास फॉर्म में चला जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो एक्वास फॉर्म में यहाँ पर क्या था? कॉपर 2+ का आयंस था, वो धीरे धीरे क्या करेगा? वो या तो सरफेस में डिपॉजिट होगा या इलेक्ट्रोड के चारों ओर डिपॉजिट होगा। एक और सवाल है कि अगर यहाँ पर टाइम के साथ अगर जिंक 2+ का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो जिंक 2+ का कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से होते हुए इधर पहुंच रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट कर रहा होगा इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन अगर डिपॉजिट करेगा तो नो डाउट यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2+ बढ़ने की वजह से वो इसके चारों ओर क्या करेगा? एक्यूमुलेट होना चाहेगा, इसके चारों ओर Zn2+ आना चाहेगा। और Zn2+ अगर इसके चारों ओर एक्यूमुलेट हो जाए तो उस कंडीशन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और Zn2+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन में, जबकि सल्फेट आयन जो है इसका कंसेंट्रेशन ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन वो तो कहीं से आ नहीं रहा है, तो इस वजह से Zn2+ का कंसेंट्रेशन ये तो इंक्रीज करेगा। और अगर ये इंक्रीज करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से इधर मूव करना चाह रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर ये Zn2+ इसके चारों ओर एक्यूमुलेट होकर सराउंडेड होकर डबल लेयर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक नेगेटिव लेयर है जो कि इलेक्ट्रोड के पास मौजूद है और सॉल्यूशन के अंदर में क्या है? Zn2+ है। और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल नॉट बी पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। और इसी चीज में अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो फिर फ्लो ऑफ करंट भी पॉसिबल नहीं होगा और यू विल ऑब्जर्व द वोल्टेज दैट इज 0। आपको वोल्टेज क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन अगर मानकर चलो कि इस सॉल्ट सॉल्यूशन में, इस सॉल्ट ब्रिज में अगर आप यहाँ पर किसी तरह का सॉल्ट यूज करते हो और यहाँ यूज भी किया जाता है जस्ट लाइक KCl विद अगर सॉल्यूशन या फिर जिलेटिन, ये एक तरह का जेल होता है। सो यहाँ पर विद अगर सॉल्यूशन, इसके साथ अगर आप कंसेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ KCl आप यूज करोगे तो यहाँ होगा क्या? क्योंकि यहाँ Zn2+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो इस वजह से यहाँ पर Cl- ये क्या हो रहा होगा? ये यहाँ आ रहा होगा टू काउंटर द पॉजिटिव चार्ज आयंस। पॉजिटिव चार्ज आयंस को बैलेंस करने के लिए Cl- यहाँ पर आएगा, जबकि यहाँ पर अगर Cu2+ क्या हो रहा था? ये हमारा कॉपर सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन में कॉपर 2+ का कंसेंट्रेशन ये डिक्रीज कर रहा है। और अगर कॉपर 2+ का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो नो डाउट यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इस जगह में भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इस वजह से यहाँ पर
फिर प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कॉपर 2+ का इंक्रीमेंट हो रहा है कंसेंट्रेशन के फॉर्म में, तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है नॉट इंक्रीमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, K+ इस जगह आएगा और यहाँ पर काउंटर करेगा सल्फेट आयन के कंसेंट्रेशन को और सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखेगा। तो इस चीज को समझना है कि सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में यहाँ पर कर क्या रहा है। पहला मैंने यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले जो एनोडिक सिस्टम है, यहाँ जो रिएक्शन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, जिंक सॉलिड से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोसीड करते हुए यहाँ पर आएगा। और कॉपर 2+ क्या कर रहा है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा यहाँ पर और ये कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट होगा और इस वजह से Cu2+ क्या होगा, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। और अगर ये डिक्रीज करता है इसका कंसेंट्रेशन है तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ऑफ कोर्स K+ आकर इसे काउंटर करेगा और सल्फेट आयन को मेंटेन रखेगा। सल्फेट आयन के जो वहां पर काउंटर आयन इसे चाहिए चार्ज को बैलेंस रखेगा। ओके अब देखो यहाँ पर जो एनोड के साइड में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और पहुंच रहा है कहाँ, इधर। एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि इस नेगेटिव साइन का मतलब ऐसा कभी नहीं समझना कि एनोड के ऊपर ही नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर पोलैरिटी जो है हमारे पास उसके बेसिस पर एनोड और कैथोड डिफाइंड नहीं हुआ है, इसे हम लोग एनोड कहते हैं, नो डाउट, एंड दिस इज कॉल्ड कैथोड, ये हमारा क्या कहलाता है, कैथोड। बट इसका यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो एनोड और कैथोड डिसाइड होता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ प्रोसेस कैसा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एनोड कहलाएगा। अगर यहाँ पर रिडक्शन होगा तो ये क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ये क्या कहलाया हमारा, एनोड, और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए मैं इसे क्या कहूँगा, कैथोड कहूँगा। तो ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इस जगह में जो सेल रिएक्शन है ये हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ इस कंपार्टमेंट से और पहुंचा यहाँ और उस जगह में वो गेन हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ यहाँ पर एक्वास टेंड्स टू Zn2+ एक्वास प्लस Cu सॉलिड, इस तरह से होगा। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा और जो करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर फ्लो करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। एक और ट्रिक भी यूज किया जाता है, दैट इज लोन, LOAN, क्योंकि गैल्वेनिक सेल के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इसे फिक्स कर देना चाह रहे हैं कि लेफ्ट वाला हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। लेफ्ट L का मतलब क्या हो जा रहा है, दिस मीन्स लेफ्ट, और लेफ्ट वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और इसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को फिक्स नहीं करेंगे तो हर एक स्टूडेंट या टीचर्स अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसे कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए IPSC में क्या किया गया कि लेफ्ट वाले को ही जो भी एनोड की तरफ बिहेव करेगा, दो सेल में से जो भी एनोड की तरफ बिहेव करेगा उसे लेफ्ट की तरफ लेना है, उसी में ऑक्सीडेशन होगा और उसी को हम एनोड कहेंगे और उसी में नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका सेल रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है, इसमें ट्रिक क्या है। और एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक टर्म यूज किया जाता है, वो सभी टर्म को मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। पहला जो टर्म है कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इस पॉइंट को जरूर आप मेंशन करना। भले आप समझ गए हो फिर भी यहाँ पर आपको मेंशन जरूर करना है, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। सो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स
सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये एक परफेक्ट नोट्स की तरह है, इसको फॉलो करते हुए आप नोट्स भी बना सकते हो। सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स। पोलैरिटी से इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पोलैरिटी पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एनोड में नेगेटिव चार्ज है, यही में आप देखोगे दूसरे सेल में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वहाँ एनोड में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो इसीलिए मैं ये लाइन लिखा हूं कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स, दे ओनली डिपेंड्स अपॉन देयर सिलेक्शन, their selection only depends upon, only depend upon the type of process, type of process, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ प्रोसेस। इफ द कंपार्टमेंट और सेल, हाफ सेल का मैं बात कर रहा हूं, इफ ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन then that compartment electrode is called as anode। अगर मान लो कि हाफ सेल में, if half cell involves, half cell involves oxidation, oxidation, then its electrode is called एनोड। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, इफ हाफ सेल इन्वॉल्व्स रिडक्शन, देन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड cathode। So overall selection of electrode depends upon the type of process, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, that is function of salt bridge। What is the function of salt bridge? Function of salt bridge, तो salt bridge का काम क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इट मेंटेन द, या फिर इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। सो इट मेंटेन्स द, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ऑलराइट, इसके अलावा यहां पर सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, ये कंप्लीट करता है सर्किट को। ओके, सो इट कंप्लीट्स द, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, इनर सर्किट। थर्ड में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर यहां पर अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते तो फिर क्या होता, एक्यूमुलेशन होता है चार्ज का। सो इट प्रिवेंट्स द, इट प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस अराउंड द इलेक्ट्रोड, अराउंड द इलेक्ट्रोड। और अगर एक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ पर पॉसिबल होता कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन अचीव हो जाए। ऑलराइट, सो इट प्रिवेंट्स, इट प्रिवेंट्स द, इट प्रिवेंट्स द इक्विलिब्रियम रिएक्शन और कंडीशन। सो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पर पॉइंट आप जोड़ सकते हो कि इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, इट प्रिवेंट्स द
prevents the diffusion of electrolytic solution. और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता और एक जगह घट जाता, सपोज दैट, तो हो सकता था कि सॉल्यूशन के अंदर में ही लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बन सकता था। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? जंक्शन मतलब क्या होता है? जहाँ ट्रेन जैसे होती है ना, रुकती है जहाँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन। और जिस जगह में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज कम, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता था? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सॉल्यूशन का खुद के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या करता है? इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। और भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट या कांस्टेंट करंट स्ट्रेंथ वो प्रोसीड करते रहता है या फिर हमें उससे मिलता है सिस्टम से। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि अगर अचानक से सॉल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज अगर आप हटा दोगे तो उस कंडीशन में वोल्टेज 0 हो जाएगा। बिकॉज सॉल्ट ब्रिज हटाने पर दिक्कत क्या है? जैसे ही आप यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज हटाए तो सॉल्ट ब्रिज हटाओगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Zn2+ का कंसेंट्रेशन हाई रहेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो वोल्टेज फिर क्या होगा? वहाँ पर 0 ऑब्जर्व होगा। सो यहाँ पर इफ़ यू आर रिमूविंग द सॉल्ट ब्रिज सडनली देन वोल्टेज बिकम 0। वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ करेंट। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टर्म है, दैट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस गैल्वेनिक सेल का जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है उसे दिखाया जाता है, और इस इलेक्ट्रोड में आप देख सकते हो कि ये किस में चेंज हो रहा है? Zn सॉलिड से Zn2+ में। अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, सिंगल लाइन। ये जो सिंगल लाइन है ये बताना चाह रहा है कि जिंक का फेज अलग है और Zn2+ जो मौजूद है वो अलग फेज में मौजूद है। जिंक हमारा सॉलिड फेज में है जबकि Zn2+ हमारा क्या? एक्वास फेज में। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? बीच में सॉल्ट ब्रिज, ये जो पैरेलल लाइन देख रहे हो ये क्या है? हमारा सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन है। राइट साइड में जो हो रहा है रिएक्शन वो कैसा हो रहा है? वो हो रहा है कॉपर 2+ से यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। ये हमारा सॉलिड स्टेट में और ये हमारा एक्वास स्टेट में। तो देखो यहाँ पर ये हो गया इसका डायग्राम गैल्वेनिक सेल का, ये हो गया इसका सेल रिएक्शन, ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ये तीनों इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप पूछ सकते थे कि भाई जिंक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस किया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लॉस किया? तो ये तो टेंडेंसी होता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौन एनोड की तरह बिहेव कर सकता है, कौन कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है, और ये डिपेंड करता है ओवरऑल ईएमएफ पर। और यहाँ पर एक और टर्म मैं बताना चाहूँगा, ईएमएफ होता क्या है? व्हाट इज द ईएमएफ? क्योंकि ईएमएफ का टर्म यहीं से निकल कर आया है। सो ये एक तरह का क्या होगा? वोल्टेज होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज which drives the electrons from zinc solid to copper 2+ एक्वास। हमारे पास पूरा यही प्रोसेस हो रहा है।
जिंक सॉलिड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कॉपर 2+ के पास। अगर मैं रिएक्शन को देखूंगा तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था कि यहाँ जो ईएमएफ होता है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज विच ड्राइव्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक सॉलिड टू कॉपर 2+ एक्वास। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एक चीज ध्यान में रखना है, दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये किस पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इस पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करता है, एंड प्रेशर। अगर हमारे पास कोई गैस इलेक्ट्रोड है तो उस कंडीशन में प्रेशर भी मेंटेन रखना होता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड्स। सो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, आप अगर बुक में देखोगे तो यहाँ स्टैंडर्ड ईएमएफ को डिफाइन किया गया है। और स्टैंडर्ड ईएमएफ होता क्या है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ में कंसेंट्रेशन जो लिया गया है दैट इज एट 1 मोलर कंडीशंस में। टेम्परेचर जो है हमारे पास वो कितना है, 298 केल्विन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर है वो हो जाएगा क्या, 1 atm। ऑल राइट, तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप ईएमएफ किसी का भी कैलकुलेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जब भी आप एक 2-3 टर्म यूज किया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं बोल सकता हूँ, इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस of the electrons. So it is the tendency of electrodes, it is the tendency of electrodes to oxidize or reduce itself, ये भी बोल सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो it is the tendency of electrodes to gain or loss of electrons, या फिर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस टू itself. सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और इसके रेस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास 2 तरह का फिर इलेक्ट्रोड्स हो सकता है। तो उसके रेस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ कि एक होगा क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, या फिर मैं बोलूँगा इट इज द पोटेंशियल या इट इज द टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज द टेंडेंसी of electrode to lose electrons or to get oxidize, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर आपको मेजर करना है क्या, अगर आप बात करते हो रिडक्शन पोटेंशियल पर, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देन इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, ये हमारा हो जाएगा इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और gain of electrons और to get reduce। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर 1 by 1 आपको मैं वापस रिमाइंड करा दे रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा क्या, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। गैल्वेनिक सेल में आपको ये सारा टर्म आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर
यहाँ पर आपको ये सारा टर्म ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स, देयर सिलेक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हो, सो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का सिलेक्शन कैसे आप करोगे? तो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज, याद रखना कि जो भी आप सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। दैट शुड बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। आप अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेकर नहीं चलोगे देन उसका फिर कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है, वो फिर डैमेज करेगा इलेक्ट्रोड्स को, इलेक्ट्रोड के साथ अगर रिएक्शन कर गया तो। सो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स यहाँ पर आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, जैसे KNO3 ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर NaNO3 ले सकता हूँ, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट ले सकता हूँ, ठीक है, NH4NO3 लिया जा सकता है, यहाँ KCl लिया जा सकता है, NaCl लिया जा सकता है, यहाँ पर और अगर हम बात करेंगे तो K2SO4 भी लिया जा सकता है। तो इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, जो पॉजिटिव आयंस होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज ड्यू टू विच their mobility that means पर यूनिट पोटेंशियल के साथ उसका स्पीड क्या है, ओके, देयर मोबिलिटी विल बी सेम। ओके, तो ये हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो साइज होगा हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म ध्यान में रखना है जो मैं बात बोल रहा हूँ कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास कंपार्टमेंट क्या है जहाँ पर इलेक्ट्रोड है, आपके पास है सिल्वर, तो अब सिल्वर के केस में आप KCl या NaCl ये सब आप नहीं यूज कर सकते हो। आप इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को आप यूज करोगे देन ये क्या हो जाएगा इस जगह में, तो Ag जो है इलेक्ट्रोड वो Cl के साथ मिलकर वो डिपॉजिट होने लगेगा। AgCl किस फॉर्म में? प्रेसिपिटेट फॉर्म में। तो इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट हमें नहीं यूज करना है जो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के साथ ही रिएक्ट कर जाए। हाँ, जिंक के साथ, कॉपर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पर इस तरह का डिपोजिशन नहीं होता। बट सिल्वर का क्या होता है, हाई एफिनिटी होता है टुवर्ड्स द हेलोजेंस, सो दैट इज वाई यहाँ पर हम KCl और NaCl नहीं यूज कर सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो ये सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाफ सेल और नस्ट इक्वेशन, इन सभी चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे और उस पर फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ये थ्योरी है, थ्योरी को 1 बाय 1 आप लिखते जाना, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना में ही मैं स्टॉप कर रहा हूँ।